नमस्कार। आज हम ई नेस्बिट की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है द शैडो यानी परछाई। हम्म। हमारे पास कहानी के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी बिना कोई भूत प्रेत दिखाए, सिर्फ माहौल से, सिर्फ एक एहसास से इतना डर कैसे पैदा कर देती और है। यही सवाल इस कहानी को इतना खास बनाता है। हम्म। ज्यादातर डरावनी कहानियां आपको बता देती हैं कि डरना किससे है, कोई हम्म। चुड़ैल होगी, कोई हम्म। राक्षस। हाँ, एक चेहरा होता है डर का। बिल्कुल। लेकिन द शैडो आपको कुछ नहीं बताती। ये डर को एक एक अनसुलझी पहेली की तरह छोड़ देती है, और वो पहेली कहानी खत्म होने के बाद भी आपके साथ रह जाती है। तो चलिए इसी पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है क्रिसमस के ठीक बाद। एक पुराना देहाती घर है जहां 3 सहेलियां देर रात आग के पास बैठी हैं। और बाहर तूफान चल रहा है। हाँ, हवा चल रही है, खिड़कियों से टकरा रही है। अंदर माहौल आरामदायक है पर थोड़ा अजीब भी, और वो भूतों की कहानियां सुना रही हैं। लेकिन साथ में ये भी जता रही हैं कि अरे हमें इन सब पर यकीन नहीं है। हाँ, वही। ये तो एक क्लासिक सेटअप है ना। हाँ, ये एक क्लासिक धोखा है एक तरह से। लेखक हमें एक जानी पहचानी डरावनी कहानी के माहौल में ले जाता है, ताकि हम किसी भूत का इंतजार करें। बिल्कुल। लेकिन कहानी का पहला ट्विस्ट ये है कि डर का स्रोत कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक जीता जागता इंसान है, मिस ईस्टविक, जो घर की देखभाल करने वाली है। अच्छा। उन्हें कहानी में एक मशीन की तरह बताया गया है, जो कभी मुस्कुराती नहीं, कभी कुछ कहती नहीं। मतलब उनकी चुप्पी ही अपने आप में एक डरावनी चीज है। और ठीक जब लड़कियां भूतों की बातें कर रही होती हैं, दरवाजे पे एक हल्की सी दस्तक होती है। जाहिर है सब डर जाती हैं। हाँ, दरवाजा खुलता है और वहां मिस ईस्टविक खड़ी होती हैं। कहानी में लिखा है वो उस वक्त की सबसे खामोश औरत थीं जिन्हें मैंने कभी जाना था। उनकी मौजूदगी ही काफी है माहौल बदलने के लिए। बिल्कुल। लेकिन फिर मुझे लगता है कहानी में एक बहुत ही मानवीय, एक बहुत ही प्यारा पल आता है। हाँ। जो सबसे छोटी लड़की है, वो शायद डर को कम करने के लिए, या शायद बस वो उस चुप्पी की दीवार को तोड़ देती है। हाँ, वो उन्हें अंदर बुलाती है। बहुत गर्मजोशी से उन्हें अंदर बुलाती है और आग के पास बैठने को कहती है। हाँ। ये छोटा सा इशारा उस मशीन को एक इंसान में बदल देता है। हाँ, कहानीकार बताती है कि उसने 6 साल में पहली बार मिस ईस्टविक की असली मुस्कान देखी और उनकी असली आवाज सुनी। वो एक पल में ही जैसे बदल सी जाती हैं। और फिर लड़कियां उनसे जिद करती हैं कि कोई कहानी सुनाइए, भूतों की कहानी। और यहाँ उनका जवाब बड़ा दिलचस्प है। हाँ, वो कहती हैं कि उनकी कहानी कोई पक्की गढ़ी हुई कहानी नहीं है, बस सुनी सुनाई बात है। हाँ। ये कहानी सुनाने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। ऐसा कहकर वो कहानी को और ज्यादा सच्चा बना देती हैं। सही। ये कोई बनावटी किस्सा नहीं लगता, बल्कि एक भूली बिसरी एक सच्ची याद लगती है, जिसे शायद वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझती। और यहीं से हम कहानी के असली डर में दाखिल होते हैं। तो मिस ईस्टविक अपनी कहानी शुरू करती हैं 20 साल पुरानी बात। उनके 2 दोस्त थे, एक लड़का और एक लड़की, जिनसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। फिर उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। और कहानीकार महसूस करती है कि ये बताते हुए उनके लहजे में एक उदासी है। हाँ, एक उदासी है जिसे शायद बाकी लड़कियां पकड़ नहीं पाती। और ये उदासी मेरे ख्याल से कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक भूतों की कहानी नहीं है। ये एक तरफा प्यार, दुख और शायद किसी दबी हुई इच्छा की भी कहानी हो सकती है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। शादी के कुछ समय बाद पत्नी, जिसका नाम मेबल था, वो बीमार पड़ जाती है। और तब पति मिस ईस्टविक को खत लिखकर बुलाता है। मिस ईस्टविक का नाम तब मार्गरेट था। हाँ। खत में लिखा था कि घर बहुत उदास है और मार्गरेट के आने से शायद मेबल का मन बहल जाए। जब मार्गरेट वहां पहुंचती है तो पति उसे अकेले में कुछ बताता है। और यहीं से कहानी का असली मनोविज्ञान शुरू होता है। हाँ, वो कहता है मैंने कुछ देखा या सुना तो नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कोई चीज, एक परछाई मेरा पीछा कर रही है। ध्यान देने वाली बात है, वो कहता है एक परछाई, मेरी परछाई नहीं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फर्क है। वो आगे कहता है जब भी मैं मुड़कर देखता हूँ तो वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ मेरी परछाई होती है। सोचिए ये एहसास कितना परेशान करने वाला होगा कि आपकी अपनी परछाई अब सिर्फ आपकी नहीं रही, उसमें कुछ और भी शामिल हो गया है। बहुत ज्यादा। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा डरावनी लगी वो ये है कि ये डर सिर्फ रात का नहीं है। नहीं? मार्गरेट बताती है कि उसे भी जल्दी वैसा ही महसूस होने लगा। दिन के उजाले में भी, सीढ़ियों पर, गलियारों में हमेशा लगता कि कोई ठीक पीछे है।
इस डर से कोई एस्केप नहीं है। बिल्कुल। अंधेरे से तो आप रोशनी में भाग सकते हैं, पर जब डर रोशनी में ही आपका पीछा करे तो आप कहाँ जाएंगे? और वो उस एहसास को बयां कैसे करती है, ये कमाल की लाइन है। वो कहती है, एक ऐसी आवाज जिसे मैं सुन नहीं पा रही थी। हाँ, मतलब ये डर हमारी पांचों इंद्रियों के पार की चीज है। आप उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते। सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हाँ, और जब भी वह पलटकर देखती तो वह एहसास उसकी अपनी परछाई में पिघल जाता था, जैसे परछाई उस अनकहे डर को अपने अंदर छिपा रही हो। तो ये डर एक वायरस की तरह है। हाँ, एक इंसान से दूसरे में फैल रहा है, पहले पति, फिर मार्गरेट। लेकिन अब भी ये सिर्फ एक एहसास है। हाँ, अभी एक वहम हो सकता है। पर कहानी का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब ये एहसास एक शक्ल ले लेता है। रसोई वाला सीन। हाँ, एक रात मार्गरेट बीमार, मेबल के लिए दूध गर्म करने नीचे जाती है। और देखिए, लेखक ने माहौल को डरावना नहीं बनाया है। रसोई में रोशनी है, आग जल रही है, एक आम सी रोजमर्रा की जगह। सही। और वहीं उसकी नजर एक खुली हुई अलमारी पर पड़ती है, जहां उसे कोई चीज दुबकी हुई दिखती है। पहले स्लेटी, फिर काली, और डर के मारे भी उसका पहला ख्याल अपनी दोस्त का आता है। वो फुसफुसाती है, मेबल। और फिर जो होता है वो किसी भी भूत या प्रेत से ज्यादा डरावना है, क्योंकि वो चीज कोई शक्ल नहीं लेती। नहीं। वो स्याही के एक धब्बे की तरह फर्श पर फैल जाती है और फिर तेजी से अलमारी के अंदर बह जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कागज पर गिरी स्याही बहती है। ये वर्णन इतना अजीब और अननेचुरल है कि दिमाग उसे समझ ही नहीं पाता। कोई जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं, बस एक बहता हुआ जीता जागता अंधेरा। मार्गरेट चीख पड़ती है पति भागकर नीचे आता है। और उसकी प्रतिक्रिया वो सब कुछ साफ कर देती है। हाँ, वो ये नहीं पूछता क्या हुआ, नहीं, वो सीधा उस अलमारी को देखता है और कहता है, तुमने देख लिया। घर का सारा डर उसी अलमारी से निकलता है। ये जानना कि डर का स्रोत कोई कब्र या तहखाना नहीं, बल्कि रसोई की एक आम सी अलमारी है, डर को बहुत ज्यादा व्यक्तिगत और घरेलू बना देता है। हाँ, इसका मतलब है कि डर कहीं बाहर से नहीं आ रहा, वो आपके घर के अंदर, आपकी रोजमर्रा की चीजों में ही छिपा है। और अब ये सिर्फ एक का वहम नहीं रहा, ये एक साझा हकीकत बन गया है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है, ये परछाई हैं क्या? कहानी हमें कोई जवाब नहीं देती। क्या ये कोई बुरी आत्मा है या कुछ और है? और यहीं पर कहानी का असली जीनियस है। कहानी कोई एक जवाब नहीं देती, वो हमें सोचने के लिए कई रास्ते देती है। जैसे? एक रास्ता तो सीधा साधा है कि ये एक अलौकिक शक्ति है, कोई बुरी आत्मा। लेकिन एक दूसरा, ज्यादा गहरा रास्ता भी है। सोचिए, कहानी की शुरुआत में हमें क्या पता चलता है? मार्गरेट उन दोनों दोस्तों से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस परछाई का मार्गरेट के दबे हुए प्यार या शायद जलन से कोई लेना देना हो सकता है? ये एक संभावना है। क्या हो अगर ये परछाई कोई बाहरी चीज न हो, बल्कि मार्गरेट के अपने अनकहे दुख, उसकी जलन और उसके अधूरे प्यार का ही एक भयानक रूप हो। अच्छा। एक ऐसा एहसास जो इतना मजबूत हो गया है कि उसने घर में एक अपनी जगह बना ली। शायद वो परछाई उस खुशी पर मंडरा रही है जो मार्गरेट को कभी नहीं मिल सकी। ये तो कहानी को एक बिल्कुल नया मतलब दे देता है। हाँ, अब वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक त्रासदी जैसी लगती है। बिल्कुल। कि शायद वो परछाई हमेशा से मार्गरेट के अंदर ही थी और उस घर के उदास माहौल में उसे बाहर आने का मौका मिल गया। हाँ, और ये भी समझाता है कि पति को वो पहले क्यों महसूस हुई। शायद उसने मार्गरेट के मन की उथल-पुथल को अनजाने में महसूस कर लिया था। डर सिर्फ अलौकिक नहीं होता, डर मनोवैज्ञानिक भी होता है। सही बात है। दूसरों का दर्द और गुस्सा भी एक माहौल बना सकता है जो डरावना महसूस हो। और कहानी का अंत, मिस ईस्टविक कहती हैं कि उस घटना के बाद उन्हें हर परछाई से डर लगने लगा। वो जानती थी कि वो चीज कभी भी कहीं भी दिख सकती थी और किसी भी परछाई में समा सकती थी। बिल्कुल, यहाँ तक कि उनकी अपनी परछाई में भी। हाँ, ये लाइन ही पूरी कहानी का सार है। डर अब उस घर तक सीमित नहीं है। नहीं, वो अब उनके साथ है, उनकी अपनी पहचान का हिस्सा बन चुका है। वो अपनी ही परछाई से डरती हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी डर पैदा करने के लिए क्या करती है? ये हमें कोई राक्षस नहीं देती, बल्कि एक एहसास देती है। ये हमें अंधेरे में नहीं बल्कि रोशनी में डराती है, और सबसे बढ़कर ये हमें कोई जवाब नहीं देती। सही कहा, जवाब न देना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमें पता चल जाता कि वो परछाई क्या थी, हाँ, और उसे कैसे भगाया जा सकता है, हाँ, तो डर खत्म हो जाता। हाँ, कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन क्योंकि हमें कुछ नहीं पता, वो डर हमेशा बना रहता है।
पाठक को अपनी कल्पना से उस खाली जगह को भरना पड़ता है, और हमारी कल्पना किसी भी लेखक की कल्पना से ज्यादा डरावनी हो सकती है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मिस ईस्टविक अपनी कहानी सुनाकर वापस उसी खामोशी में लौट जाती हैं जिसमें वो सालों से जी रही थीं। और लड़कियां चुप रह जाती हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल पीछे छूट जाता है जिसे कहानी कभी नहीं पूछती। और वो क्या? सोचने वाली बात यह है, क्या वो परछाई सिर्फ उसी घर तक सीमित थी, या जब मिस ईस्टविक यानी मार्गरेट उस घर से निकली तो वो उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले आईं? और अगर ऐसा है तो क्या हम सब की परछाइयों में भी हमारे वो हिस्से नहीं छिपे होते जिनसे हम खुद अनजान हैं, या शायद जिनसे हम डरते हैं?